दिस इज़ मंजू शर्मा CSN CMA। स्वागत करती हूँ आज सबका मेरे अपने चैनल पर जूम योर स्किल। अभी तक प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने सीखा था कि LLP फॉर्म नंबर 4D कैसे फिल करते हैं, क्या सेक्शन है, क्या रूल्स है, कब कब एप्लीकेबल होता है। एंड LLP बैंड 2 में भी हमने सेम चीज़ की फॉर्म कैसे फाइल होता है, क्या रेलिवेंट सेक्शन है एंड रूल्स है। ये प्रीवियस 2 वीडियो में हमने सीखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स में। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि LLP फॉर्म नंबर 4D एंड LLP बैंड 2 में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि अंतर क्या होता है। अगर आपको ये अंतर समझ आ गया तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आसानी से समझ जाएंगे। बिकॉज़ कई प्रोफेशनल अभी भी आज की डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि LLP बैंड 2 कब जाएगा, LLP फॉर्म नंबर 4D कब जाएगा। माइन्यूटली इसके डिफरेंसेस को समझते हैं ताकि आसानी से डिफ्रेंसिएशन किया जा सके। फॉर्म LLP बैंड 2 की बात करें, ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंडर LLP बैंड 2 फाइल होता है, वो है सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, बिकॉज LLP एक्ट में अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं जिसके तहत ये फॉर्म फाइल होता है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है ना, सेक्शन 90, वही यहाँ पर अट्रैक्ट करता है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। वेयर एज LLP फॉर्म नंबर 4D की बात करें, LLP एक्ट में ऑटोमेटिकली एक सेक्शन दे रखा है विच इज़ सेक्शन 23। सेक्शन 23 के तहत ये फॉर्म फाइल होगा। फर्स्ट इज सेक्शन कौन सा है हमारा, LLP बैंड 2 का सेक्शन है सेक्शन 90 एंड LLP फॉर्म नंबर 4D का सेक्शन 23। प्रिवेलिंग रूल कौन से हैं, रूल 6 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप SBO रूल्स 2023। LLP बैंड 2 के अपने खुद के रूल बने हुए हैं जो कि MCA के नोटिफिकेशन डेटेड 9 नवंबर 2023 के थ्रू इशू हुए थे। रूल्स हैं इसके LLP बैंड 2 के, बट सेक्शन जो होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 का एप्लीकेबल होगा। वेयर एज LLP फॉर्म नंबर 4D की बात करें, LLP 4D के लिए भी अपना खुद का रूल है जो कि इस फॉर्म के लिए है सब रूल 3 ऑफ रूल 22B ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2019। अगेन ये नोटिफिकेशन आया था MCA का 27 अक्टूबर 2023 का। अगर हम दोनों का देखें ना, सिर्फ कुछ ही टाइम गैप है, बिकॉज अक्टूबर में LLP फॉर्म नंबर 4D का नोटिफिकेशन MCA ने इशू करा, उसके नेक्स्ट मंथ ही नवंबर 2023 में LLP बैंड 2 का नोटिफिकेशन MCA ने इशू करा। बट अगर कंप्लाइंस की बात करें, हमें इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई बिकॉज फॉर्म इसका थोड़ा लेट लॉन्च हुआ था। अभी रिसेंटली फॉर्म नंबर 4D और LLP बैंड 2 MCA ने लॉन्च करें। बेसिकली ये सेक्शन एंड ये रूल्स है जो इस फॉर्म को गवर्न करते हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दीज टू फॉर्म्स कि ये एप्लीकेबिलिटी जो होती है ना, ये अराइज कब होगी, कब ये फॉर्म फाइल करना है। एक टर्म है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर को हमें अंडरस्टैंड करना है। बेनिफिशियल ओनर कौन है फॉर्म D के केस में, LLP बैंड 2 के केस में बेनिफिशियल ओनर से पहले सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज एक परसेंटेज, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज रूल्स में डिफाइन कर दी गई है, सेक्शन में डिफाइन कर दी गई है। बेसिकली उसको सिग्निफिकेंट कहा गया है। अगर हम LLP बैंड 2 की बात करें, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर talks about indirect rights or entitlements along with direct holding. If only direct holding exists, then no SBO applicability. कहने का मतलब ये है कि LLP बैंड 2 की एप्लीकेबिलिटी मेरे पास मेरे उसमें तभी आएगी जब यहाँ पर इनडायरेक्ट राइट या एंटाइटलमेंट्स होगा।
अब वो इनडायरेक्ट राइट और एंटाइटलमेंट्स हो सकता है डायरेक्ट होल्डिंग के साथ भी हो, तो मुझे डायरेक्ट होल्डिंग को भी कंसिडर करना है और इनडायरेक्ट राइट और एंटाइटलमेंट्स को भी कंसिडर करना है। फॉर एन एग्जांपल, XYZ एक LLP है, उसमें दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट में अगेन ए लिमिटेड होल्ड करता है कुछ कंट्रीब्यूशन। अब अगर मैं बात करूं इस केस में SBO एप्लीकेबिलिटी होगी। एप्लीकेबिलिटी मुझे कब चेक करनी है? मुझे तब चेक करनी है कि मेरा इनडायरेक्ट होल्डिंग है या नहीं। अब XYZ LLP में मैंने बताया ना, दो पार्टनर हैं, एक ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेट्स से 5% होल्ड करता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है लेट्स से PQR लिमिटेड, वो होल्ड करता है मेरा अगेन आई वुड से 8%। सो इनडायरेक्ट होल्डिंग मेरी 8% है और ए का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज जो होल्ड करता है वो लेट्स से 5% है, तो 8 and 5 13% हो गया। सो यहाँ पर जो बात करता है नेक्स्ट क्लॉज में मेंशन है, जो सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, सिग्निफिकेंस मतलब 10%, मतलब देर आर अदर 4 कंडीशंस सिग्निफिकेंट बनने के लिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इस केस में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अलॉन्ग विद द डायरेक्ट होल्डिंग। सो मेरी डायरेक्ट होल्डिंग ए की 5% हो गई एंड बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू 8% होल्ड मिस्टर ए कर रहा है। अब बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिएबल नहीं है, ROC को नहीं पता ना बॉडी कॉर्पोरेट में कौन ओन कर रहा है शेयर्स। सो इस केस में मुझे अप टू लास्ट इंडिविजुअल तक पहुंचना है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बॉडी कॉर्पोरेट को होल्ड कर रहा है। सो मेरे केस में ये मैं मान के चल रही हूँ कि मिस्टर ए ही होल्ड कर रहे हैं इक्विटी इस बॉडी कॉर्पोरेट में। सो यहाँ पर 8 और 5 13% का कंट्रीब्यूशन ये दोनों मिलके होल्ड कर रहे हैं इस ABC LLP में। सो इन दिस केस मेरा जो है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगा। सो डायरेक्ट को भी मुझे लेना है और इनडायरेक्ट को भी लेना है, मतलब मिस्टर ए का भी लेना है मुझे विच इज़ 5%, एंड जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट में मुझे चेक करना है कि मेरा जो मेजॉरिटी स्टेक है वो ओन कौन कर रहा है। सो मेजॉरिटी स्टेक मुझे बॉडी कॉर्पोरेट में जो भी ओन करेगा वो मेरा SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। मतलब सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है कि आपका जो वो 10% वाला क्राइटेरिया है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को मिला के। फिर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, HUF, उसके केस में जो हमारे रूल्स में डिफाइंड है उसके हिसाब से हमें SBO का डिक्लेरेशन देना है। सो इन द प्रिवेलिंग एग्जाम्पल ए जो है डायरेक्ट होल्डर भी है 5% का, और बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब बॉडी कॉर्पोरेट 8% होल्ड कर रही है इस LLP में और मिस्टर ए जो है वो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहा है। सो मिस्टर ए को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इस केस में। LLP बेन 2 की अगर बात करें, बेनिफिशियल ओनर कैन बी डायरेक्ट होल्डर, मतलब रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर इज सेम, और इनडायरेक्ट होल्डर बोथ आर सेपरेट ओनर। सो अगर मतलब मोटे मोटी भाषा में बात करें कि अगर दो इंसान हैं, एक इंसान का रजिस्टर ऑफ पार्टनर में बेसिकली नेम मेंशन है बट वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मतलब कोई भी डिविडेंड या कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ना वो नहीं मिलेगा उसको, वो किसी और पर्सन को मिलेगा। तो यहाँ पर दो लोग पिक्चर में आते हैं, तो उस केस में मेरी LLP फॉर्म नंबर 4D की एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी। सो इस केस में क्या होगा, मेरी एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डज नॉट मैटर। अब 4th नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट देखना है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर 10% किसका, कंट्रीब्यूशन का, वोटिंग पावर का, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट में, या सिग्निफिकेंस या इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, इन 4
क्राइटेरिया को मुझे चेक करना है। अगर ये 4 क्राइटेरिया मेरी एलएलपी में एग्जिस्ट करते हैं, देन मेरा एलएलपी बेन 2 का डिक्लेरेशन एंड इसका कंप्लाइंस होगा। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये 4 कंडीशन होती कौन सी है। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होता क्या है, मतलब अगर मैं अगेन वही XYZ LLP की मैं बात करती हूँ, XYZ LLP मैं अगर ये 4 कंडीशन मेरी फुलफिल होती हैं, सो मेरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी। सो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, होल्ड्स इनडायरेक्टली टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब वो खुद भी ओन कर सकता है, इनडायरेक्टली मतलब या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू या एलएलपी के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू या एचयूएफ के थ्रू या अदर जो हमारे इसमें डिफाइन है एक्सप्लेनेशन में, इसके थ्रू ओन करता है। तो उन दोनों को क्लब करके क्या जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 10% और अबव है ऑफ द रिपोर्टिंग एलएलपी, देन मेरी एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब उसमें एसबीओ कौन होगा, वो एक्सप्लेनेशन में हमें इंडिविजुअली यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो मेरा एसबीओ कौन होगा, एलएलपी होगा तो मेरा एसबीओ कौन होगा, ऐसे डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में हमें नीचे मेंशन कर रखा है। सो पहली कंडीशन क्या है हमारी, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 10% से अबव होगा। नेक्स्ट कंडीशन में वो बात कर रहा है वोटिंग राइट्स की, वोटिंग राइट्स 10% से अबव होंगे इस एलएलपी में। वो वोटिंग राइट्स डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस एलएलपी में अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो ये राइट एंटाइटलमेंट करता है कि हाँ उसको टोटल 10% का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन ऑल्सो ही और शी विल बी कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। एंड द लास्ट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मुझे चेक करना है या कंट्रोल चेक करना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा है। सो अगर ये भी मेरी एप्लीकेबिलिटी आती है तब भी मेरा एसबीओ ट्रिगर होगा। अब अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन थर्ड में हम जाते हैं। एक्सप्लेनेशन थर्ड में वो बोल रहा है कि अगर मेरी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक XYZ LLP है, ठीक है, उसमें मेरा जो पार्टनर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सो बॉडी कॉर्पोरेट के केस में मेरा एसबीओ कौन बनेगा, अल्टीमेटली मुझे कहाँ जाना है, अप टू लास्ट इंडिविजुअल पर जाना है, मतलब कौन सा इंसान है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। सो अगर मैं बात करूँ बॉडी कॉर्पोरेट के केस में मेरा जो एसबीओ रहेगा वो इंसान रहेगा जो इस बॉडी कॉर्पोरेट में ओन करता है मेजॉरिटी स्टेक, होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन दैट पार्टनर, या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ये दोनों कंडीशन मेरे को चेक करनी है एसबीओ आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम अगर मेरा पार्टनर जो है वो एचयूएफ है, एचयूएफ के केस में मुझे कर्ता को एसबीओ कंसिडर करना है। एंड अगर मेरा जो पार्टनर है इस XYZ LLP में कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, सो इस केस में मुझे चेक करना है एसबीओ मेरा पार्टनर है, वो जो इंडिविजुअल है वो मेरा पार्टनर होगा, या फिर अगर उस LLP में एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, सो उस केस में अगेन वही ऊपर वाली कंडीशन मुझे बॉडी कॉर्पोरेट की चेक करनी है, होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक एंड होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। सो ये सेम कंडीशन है जैसे अभी हमने ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए चेक करी है। सो इन दोनों का मतलब सिर्फ यही है कि अगर एबीसी एक LLP है, उसमें मेरे जो पार्टनर हैं अगेन एक LLP है। अब उस LLP में मेरे को पार्टनर चेक करने हैं, उस LLP में पार्टनर कौन है। अब LLP के जो पार्टनर है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। लेट्स से उस LLP का जो पार्टनर है वो मेरा बॉडी कॉर्पोरेट है।
सो अब मुझे बॉडी कॉर्पोरेट में चेक करना है कौन है वो जो मेजोरिटी स्टेक होल्ड करता है, देन दैट लास्ट पर्सन विल बिकम द SBO। सो मेरे को लास्ट तक जाना है, ऊपर से लेके लास्ट तक जाना है। लास्ट कब तक जाना है? जब तक मुझे वो इंसान ना मिले कि कौन है जो इसको ओन करता है, कंट्रोल करता है। सो बेसिकली ऊपर से लेके मुझे शुरू करना है, रिपोर्टिंग LLP से लेके उसका देन मेंबर देन मेंबर देन मेंबर एंड मुझे लास्ट तक तब तक जाना तब तक मुझे वो इंडिविजुअल ना मिल जाए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना है लास्ट इंडिविजुअल। नेक्स्ट कंडीशन है जहाँ पर मेरा जो पार्टनर है वो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के केस में ये कंडीशन है, अगर मेरा जो ट्रस्टी है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, सो इन दैट केस में मेरा जो वो ट्रस्टी रहेगा वो SBO कहलाएगा। स्पेसिफिक ट्रस्ट है, सो इस केस में मेरा बेनिफिशियरी होगा। रिवोकेबल ट्रस्ट के केस में ऑथर रहेगा। सो ये आप रूल से पढ़ सकते हैं। एंड देन लास्ट है अगर मेरा पार्टनर जो है रिपोर्टिंग LLP जो है वो PIV है या फिर एंटिटी कंट्रोल बाय PIV, देन उस केस में हमारा जो है जनरल मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर या CEO कहलाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसको SBO कंसिडर करना है। बस हमको मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये चेक करना है क्या ये मेरा 10% वाला कंडीशन मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 10% वाला कंडीशन मीट कर रहा है सो देन इट विल फॉल इन LLP Band 2 एंड देन वी कम टू LLP फॉर्म नंबर 4D। यहाँ पर अगर आपको कोई भी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट है देन आपको LLP फॉर्म नंबर 4D फाइल करना पड़ेगा। मतलब चाहे वो 1% है, चाहे वो 11% है, चाहे वो 15% है। तो यहाँ पर है ना इस वाले रूल्स में कोई बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी। सो यहाँ पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट होगा ना, और अगर मेरा बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर पिक्चर में आता है सो मेरे को ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज दिस अप्लाई टू अ नेचुरल पर्सन्स ओनली। दैट मीन्स ये वाला जो सेक्शन है, मतलब अभी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, मेरे को ऊपर से लेके शुरू करना है रिपोर्टिंग LLP, देन उसके पार्टनर मतलब उसके जो मेंबर्स रहेंगे या पार्टनर रहेंगे, सो उसके अंदर फिर जाना है मेरे को लास्ट इंडिविजुअल तक पहुंचना है। मतलब ये जो डिक्लेरेशन जाएगी ना, ये डिक्लेरेशन जाएगी उस लास्ट इंडिविजुअल की, नेचुरल पर्सन की। सो LLP Band 2 जो अप्लाई होता है दैट अप्लाई टू द नेचुरल पर्सन and LLP form number 4D this is applicable on natural person as well as body corporate or entity। यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिगिटी है। अगर आप डिक्लेरेशन में देखोगे ना, डिक्लेरेशन में और फॉर्म में भी अगर आप चेक करोगे इसमें, यहाँ पर हमें बेनिफिशियल ओनर के केस में हमें बॉडी कॉर्पोरेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बट अगर फॉर्म की बात करें या अगर हम सेक्शन या रूल की बात करें, ऑफकोर्स बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर कैन बी द बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। So if we'll go by this form and this thing, so this is applied to both natural person as well as the body corporate or entity। होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि अभी ये जो हमने 5 डिफरेंसेस पढ़े हैं, कब कब LLP Band 2 फाइल होगा और कब कब LLP फॉर्म नंबर 4D फाइल होगा। आइए नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं। दिस इज़ वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर अभी जो हम बात करने वाले हैं कंप्लाइंसेस पार्ट क्या होंगे, LLP Band 2 और LLP फॉर्म नंबर 4D उसके बारे में बताया गया है। सो अगर LLP Band 2 की मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या होगा, डिक्लेरेशन टू बी गिवन बाय बेनिफिशियल ओनर टू द रिपोर्टिंग LLP बट नो डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड ओनर। सो अभी जैसे हमने बात करा था ना, हमको क्या करना है, SBO आइडेंटिफाई करना है, लास्ट जो इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन जाएगी रिपोर्टिंग LLP को वो लास्ट इंडिविजुअल की जाएगी। वो पर्सन रिपोर्टिंग LLP को डिक्लेरेशन फाइल करेगा। बट जो रजिस्टर्ड ओनर है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूँ, XYZ लिमिटेड जो है वो पार्टनर है ABC LLP में। सो XYZ के नेम पे रजिस्टर्ड है, मतलब पार्टनर्स जो है XYZ है, बट
जो इंडिविजुअल है हमें वो आइडेंटिफाई करना है, तो डिक्लेरेशन जो देगा ना वो इंडिविजुअल देगा, बिकॉज फॉर्म में भी अगर जाओगे या फिर आप सेक्शन में भी जाओगे, सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है बार बार, आइए यहाँ पर देखें, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मीन्स एन इंडिविजुअल, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है जो ये चारों चीज़ों को कंप्लाई करता हो। वो चारों चीज़ें डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती हैं। सो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन देगा वो कौन देगा, वो इंडिविजुअल जो अभी आइडेंटिफाई हुआ है, हु इज़ द SBO। एंड LLP फॉर्म नंबर 4D में यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, यहाँ पर दोनों के दोनों पार्टीज मतलब बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर दोनों को रिपोर्टिंग LLP को अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी है। मतलब क्यों दोनों को क्यों फाइल करनी है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर एक फाइल करेगा, एक ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो दूसरे को कैसे पता चलेगा, रिपोर्टिंग LLP कैसे वेरीफाई करेगी। तो लॉ या फिर सेक्शन का इंटेंट क्या है कि भाई दोनों फाइल करो। दोनों के केस में क्या होगा, जब रजिस्टर्ड ओनर अपनी डिक्लेरेशन देगा सो उस केस में अपनी डिटेल के साथ साथ बेनिफिशियल ओनर की भी डिटेल देगा। मतलब फॉर्म का लेआउट ऐसा ही है कि आपको दोनों की डिटेल सबमिट करनी है। एंड देन जब बेनिफिशियल ओनर अपनी डिक्लेरेशन देगा तो बेनिफिशियल ओनर की डिटेल तो देगा ही देगा एंड रजिस्टर्ड ओनर की भी डिटेल देगा। सो LLP को पता चल जाएगा उस केस में कि हाँ दोनों की डिटेल मैच कर रही है, तो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन इस केस में LLP को मतलब बेसिकली नहीं मिलेगी। सो दीज आर द बेसिकली डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय these people. Now 7th is declaration is to be given in form LLP Ben 1 form। मतलब एक लेआउट दे रखा है, ठीक है, उस लेआउट के हिसाब से ही हमें ये डिक्लेरेशन, अभी हमने 6 नंबर पॉइंट में बात करी ना, इन लोग को डिक्लेरेशन देनी है। अब जो डिक्लेरेशन देनी है वो किस फॉर्म में देनी है, ऑलरेडी रूल्स में LLP Ben 1 फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्मेट में ही हमें डिक्लेरेशन जो है वो इस रिपोर्टिंग LLP को फाइल करनी है। एंड देन अकॉर्डिंगली जब डिक्लेरेशन मिल जाएगी बेनिफिशियल ओनर मतलब SBO से, फिर ROC के पास ये जो LLP है LLP Ben 2 फॉर्म फाइल करेगी ये डिक्लेरेशन को अटैच करके, या जो भी अदर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिकॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की भी बात करी है हमने, यहाँ पे कंट्रोल की भी बात करी है, तो उस केस में क्या होता है आपके कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो वो भी अगर हुए हैं LLP और पार्टनर्स के बीच में तो वो भी आपको इसमें अटैच करने पड़ेंगे। सो एक तो आपकी LLP Ben 1 की डिक्लेरेशन जाएगी और अदर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स एज एप्लीकेबल वो आपके इसमें अटैच्ड होंगे। LLP फॉर्म नंबर 4D की बात करें, सो 4D के केस में अभी हमने ऊपर बात करी, हमें दोनों डिक्लेरेशन देंगे, मतलब रजिस्टर्ड ओनर भी देगा और बेनिफिशियल ओनर भी देगा। सो रजिस्टर्ड ओनर जो डिक्लेरेशन देगा, ऑलरेडी रूल्स में डिक्लेरेशन का फॉर्मेट डिफाइंड है, कौन सा है वो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट, फॉर्म 4B। फॉर्म 4B में रजिस्टर्ड ओनर को डिक्लेरेशन देनी है एंड बेनिफिशियल ओनर को देनी है फॉर्म 4C में। एंड जैसे ही ये डिक्लेरेशन 4B और 4C की रिसीव करेंगे, देन विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग दिस डिक्लेरेशन LLP विल फाइल फॉर्म नंबर 4D विद ROC। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज LLP हैज़ पावर टू इंक्वायर द ओनरशिप एज पर रूल 4 ऑफ LLP SBO रूल्स 2023। अभी इस केस में क्या होगा, मतलब एक LLP है, LLP के फर्दर पार्टनर है, फिर फर्दर पार्टनर है, अभी LLP को कैसे पता चलेगा कौन लास्ट SBO है। सो यहाँ पर LLP को ना एक पावर दे दी गई है, मतलब अगर आप रूल 4 पढ़ोगे ना वहाँ पर एक LLP Ben 4 का नोटिस का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कौन कौन SBO है आके बताइए, फिर आपको वो पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। सो दिस पावर हैज़ बीन ओनली गिवन इन LLP Ben 2 के केस में। बट अगर मैं बात करूँ LLP फॉर्म नंबर 4D में, ऐसे यहाँ पर कोई भी पावर नहीं दी गई है।
जैसे ही आपका चेंजेस होगा रजिस्टर्ड पार्टनर या फिर बेनिफिशियरी ओनर के डिटेल्स में, वो दोनों आके एलएलपी को इन्फॉर्म करेंगे और एलएलपी कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, कोई इंक्वायरी नहीं करेगी। ये दोनों लोग आके अपने आप फॉर्म 4B और 4C में एलएलपी को इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी XYZ LLP है जिसको बेसिकली रिपोर्टिंग करनी है LLP बेंटू में। अब इसमें केस में क्या है, मैं कंसिडर कर रही हूँ एक ABC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक पार्टनर है और इस बॉडी कॉर्पोरेट ने मिस्टर ए जो है 51% इक्विटी होल्ड करते हैं। सो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर मेरी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा एसबीओ कौन होगा, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता हो। तो मिस्टर ए इस केस में क्या है, मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लेट्स से 11% है या 16% है, बिकॉज यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 10% से ज़्यादा है ABC प्राइवेट लिमिटेड का। सो उस केस में मेरी एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी। सिंस एप्लीकेबिलिटी अराइज हो जाएगी तो उस केस में मेरा जो एसबीओ है मुझे आइडेंटिफाई करना है एज पर देयर जो भी एक्सप्लेनेशन है एलएलपी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, उसके हिसाब से। अगर इस केस में जाएंगे तो इस केस में लेट्स से मेरा XYZ LLP है, यहाँ पर मेरा कोई भी होल्डिंग कंट्रीब्यूशन है 8% है, 10% है। मिस्टर ए जो है वो रजिस्टर्ड ओनर है, मिस्टर बी जो है बेनिफिशियल ओनर है। सो मिस्टर ए जो है वो 4B में अपनी डिक्लेरेशन देंगे, मिस्टर सी जो है 4C में डिक्लेरेशन देंगे एंड देन XYZ LLP जो है वो फॉर्म नंबर 4D ROC के साथ फाइल करेगी। सो होप आपको ये समझ आया होगा। सो कोई भी मतलब ये डिफरेंसेस पड़ेगा ना इजी लैंग्वेज में, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।